अब कांग्रेस की जो स्थापना थी ये की गई 1885 में A.O. ह्यूम के, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी था। इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डफरिन। कौन था? और भारत सचिव जो था वो था लॉर्ड क्रॉस। ठीक। अब सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये जो शब्द था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इससे पहले इसे भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से स्थापित किया गया और फिर दादाभाई नौरोजी के द्वारा इसका नाम परिवर्तित किया गया और क्या किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, और एक अमेरिकी शब्द ही है कांग्रेस, लोगों का समूह। अब कांग्रेस की जो स्थापना थी, इस स्थापना से संबंधित कुछ विचार दिए गए इतिहासकारों के द्वारा, समकालीन विद्वानों के द्वारा। जैसे एक विचार आता है कि कांग्रेस की स्थापना जो है वो सेफ्टी वॉल्व के रूप में की गई। सेफ्टी वॉल्व का मतलब है, मान लो ये है आपकी पृथ्वी के नीचे गर्मी, धरातल के नीचे गर्मी। अब वो गर्मी अगर धीरे धीरे जो स्टोर होगी तो एकदम से इतनी गर्मी हो जाएगी कि पृथ्वी ब्लास्ट हो जाएगी, होगी नहीं होगी? तो यहाँ एक प्राकृतिक चीज है जिसे कहते हैं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के माध्यम से क्या है कि जो गर्मी है पृथ्वी की वो बाहर निकल जाती है, और ये जिस माध्यम से ज्वालामुखी बाहर निकलता है उसे कहा जाता है पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व। ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व। तो अंग्रेजों ने इस सिद्धांत का प्रयोग किया कि ये तो है जनता, और जनता के अंदर जो गर्मी है उससे भी अंग्रेजों तक पहुंचे उससे पहले सेफ्टी वॉल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना। यानी कि इस सिद्धांत का मतलब ये है कि कांग्रेस की स्थापना जो है वो अंग्रेजों की सोची समझी साजिश थी, पूर्व कल्पना थी, और डफरिन के कहने पर भारतीय जनता के अंदर जो आक्रोश उत्पन्न हुआ था, जो गुस्सा जनता के अंदर था, उस गुस्से से सुरक्षा करने की दृष्टि से डफरिन ने A.O. ह्यूम के कंधे पर रख के बंदूक चलाई, और वो बंदूक निशाने पर किस नाम से लगी? कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना डफरिन के दिमाग की उपज मानी जाती है। क्लियर है यहाँ तक? वही कुछ हमारे भारतीय जो लिबरल्स थे, उन उदारवादियों ने ये माना कि कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के लिए एक वरदान थी। क्या थी? वरदान। और भारतीयों के हितों की रक्षा करने के लिए ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसके अंदर आते हैं जो वरदान मानते हैं उनमें नाम आता है आपके सरदार गुरमुख निहाल सिंह, एनी बेसेंट। और जो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत मानने वाले जो लोग हैं, सेफ्टी वॉल्व को मानने वाले लोगों के अंदर नाम आता है आपके लाला लाजपत राय, रजनीकांत दत्त, विलियम वेडरवन, इन लोगों का नाम आता है। एक है आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि A.O. ह्यूम जो है वो कांग्रेस की स्थापना पहले एक सामाजिक संगठन के रूप में करना चाहते थे, लेकिन जब उनकी मुलाकात डफरिन से हुई तो डफरिन ने उनका दिमाग ब्रेन वॉश किया, और उसके बाद कांग्रेस को सामाजिक संगठन की बजाय एक राजनीतिक संगठन के रूप में स्थापित कर दिया। क्लियर है? अब बात करेंगे साहब, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है 1885 में स्थापना की गई, A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। डफरिन इस समय गवर्नर जनरल था, लॉर्ड क्रॉस जो है वो भारत का सचिव था। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत हमने देखा कि किस प्रकार लाला लाजपत राय, रजनीकांत दत्त, इन दोनों लोगों के द्वारा बताया गया कि कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल्व के रूप में, सुरक्षा कवच के रूप में की गई। अब हम बात करें कांग्रेस के अधिवेशनों की, तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो बंबई में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? 28 दिसंबर 1886। ठीक है, कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन था बंबई। क्लियर? WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। अब ये जो पहला अधिवेशन था जो बंबई में हुआ, ये अधिवेशन बंबई से पहले होने वाला था पुणे के अंदर। क्या होने वाला था? लेकिन समस्या ये रही कि पुणे के अंदर हैजा फैल गया, पुणे के अंदर अकाल फैल गया, और उस कंडीशन के अंदर जो है वो पुणे से ट्रांसफर करके कहाँ स्थापित किया गया? बंबई। क्लियर है? एक सेकंड, कौन? नहीं तो पुणे के अंदर ये आयोजित होना था, लेकिन आयोजित कहाँ पे किया गया? बंबई के अंदर आयोजित किया। अब बंबई में जो पहला अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर 1885 को,
इसमें टोटल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया? 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। और 72 सदस्यों में सबसे ज्यादा जो सदस्य थे वो थे आपके क्लियर। इसी अधिवेशन के अंदर निर्णय लिया गया कि हर साल दिसंबर के अंदर कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया जाएगा और भारत की जनता की जो मांग है उन मांगों को नेताओं के माध्यम से कांग्रेस के अधिवेशनों में बड़े जोर शोर के साथ उनको पेश किया जाएगा और उन मांगों से संबंधित जो मांगे मुख्य हैं उन मांगों को एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और उसी प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार के सामने पेश किया जाएगा। क्लियर है बात? इसी अधिवेशन में यह निर्णय भी लिया गया कि प्रत्येक समुदाय से हर साल नए नए लोग होंगे, भारत के अलग अलग स्थानों पर इसका आयोजन किया जाएगा और जो अध्यक्ष बनेगा वो अलग अलग प्रांतों से अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं वो इस प्रांत के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। फर्स्ट अधिवेशन बम्बई में डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। सेकंड जो है सेकंड हुआ आपके कलकत्ता 1886। कलकत्ता के अंदर दादा भाई नौरोजी जो हैं इसके अध्यक्ष बने और दादा भाई नौरोजी जो हैं इसके प्रथम पारसी अध्यक्ष भी जो है वो माने। क्लियर है? उसके बाद थर्ड अधिवेशन मद्रास में हुआ 1887 में और मद्रास के अंदर जो है वो सर बदरुद्दीन तैयब इसके अध्यक्ष बने और ये फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष इसके माने। उसके बाद अगला हुआ चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में 1888। अध्यक्ष चुने गए जॉर्ज और ये थे फर्स्ट यूरोपियन या फर्स्ट अंग्रेज। क्लियर? ये प्रथम 4 अधिवेशन, इनमें से आपके कई सारे क्वेश्चन आते हैं। अब इस अधिवेशन के अंदर क्या मांग थी जनता की? क्या अंग्रेजों से मांगा गया? अंग्रेजों से यह मांगा गया कि प्रशासन के अंदर सारे अंग्रेज भरे हुए हैं तो प्रशासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लिया जाए, भारतीयों को भी उच्च पदों पर स्थापित किया जाए, नियुक्त किया जाए। जनता की जो समस्या है उसको गंभीरता के साथ सुना जाए। जनता की क्या समस्या है कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसका भी विस्तार किया जाए। कई सारे मांगे इन लोगों के द्वारा इस अधिवेशन के अंदर पेश की। जैसे रक्षा के नाम पर, सैन्य खर्च के नाम पर जो भारतीय लोगों से जो पैसा वसूला जा रहा है उस सैन्य खर्च को भी कम किया जाए। इंग्लैंड के अनुकरण पे हमारे यहाँ भी विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, उनका चुनाव प्रणाली जो है वो अपनाई जाए। तो ये इस प्रथम अधिवेशन की प्रमुख मांगे मानी जाती है। अब कांग्रेस से संबंधित कई सारे और अन्य तथ्य भी जो आपके इस मॉड्यूल के अंदर मैंने लिखे हैं। जैसे कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष थे, जॉर्ज यूल थे, विलियम वेडनबर्ग थे, हेनरी कॉटन थे, है ना, अल्फ्रेड वेब थे, फिल वेडनबर्ग आया, तो वो अंग्रेज अध्यक्ष है। कांग्रेस के कई सारे मुस्लिम अध्यक्ष भी बने, उन मुस्लिम अध्यक्षों का नाम भी अपन को याद रखना है। और कई सारे अन्य तथ्य हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष तो मानी जाएगी आपकी कलकत्ता अधिवेशन में बनी 1917 में। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, तो फिर नाम आ जाएगा आपका सरोजिनी 1925 गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी, वो कांग्रेस में सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने 1924 में बेलगांव अधिवेशन 1920। आई बात समझ? सबसे लंबे समय तक जो अध्यक्ष बने वो थे आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे युवा अध्यक्ष भी यही थे और सबसे लंबे समय तक निरंतर जो थे वो आपके लिए लिखा हुआ, निरंतर जो है उन्होंने अध्यक्षता मौलाना आजाद की अध्यक्षता में हुई। अगला है कि सबसे ज्यादा बार किसको बनाया गया? तो स्थापना से लेकर 1920 तक 3 बार तो बनाया गया दादा भाई नौरोजी, और फिर 1920 के बाद से लेकर देश की आजादी तक 3 बार बनाया गया। किसे? जवाहरलाल नेहरू। देश की आजादी के समय कौन था? तो वो था आपका आचार्य JB कृपलानी।
इसके बाद और अगर इसके फैक्ट्स देखें तो सुभाष चंद्र बोस का हरिपुरा जो अधिवेशन था बहुत ज्यादा फेमस है, प्रजामंडलों के अंदर भी मैंने लिखवाया था आपको। 1938 में गुजरात के हरिपुरा के अंदर सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इसी में निर्णय लिया गया कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए और जनता को उनके राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए प्रजामंडलों का गठन किया जाएगा। यानी कांग्रेस ने अपने एजेंडे के अंदर पहली बार देशी रियासतों की जो राजनीति थी उसको सम्मिलित किया। क्लियर है यहाँ पे? तो ये जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स आपके लिखे हुए सारे, और फैक्ट्स आपको जो है कंप्लीटली याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये बार बार आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। कांग्रेस की यही मांग थी कि भारतीयों को प्रशासन के अंदर सम्मिलित किया जाए, भारतीयों को उनके राजनीतिक अधिकार दिए जाए, भारतीय जनता की डिमांड्स को जो है वो पूरा किया जाए। इंग्लैंड के अनुकरण पे हमारे यहाँ भी जो प्रतिनिधित्वात्मक संस्था है उनका विस्तार किया जाए, या गवर्नर जनरल की जो परिषद है भारत परिषद उसका विस्तार किया जाए, भारतीय सदस्यों को उसके अंदर शामिल किया जाए। तो कई सारी यहाँ पे कांग्रेस के जो ये नेता थे इनके द्वारा कांग्रेस की डिमांड थी अंग्रेजों के प्रति। क्लियर किया? चलो अब कांग्रेस की स्थापना हुई, यहीं से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत भी मानी गई। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में ही जो है वो 1947 तक देश की आजादी का एक क्रम चलता रहा, लेकिन ये क्रम जो है वो इसे हम 3 भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो क्रम है ये चला 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, वहां से लेकर 1905 तक। इसे कहा गया उदारवादी या नरमपंथी। क्या कहा गया? उदारवादी या नरमपंथी चल। उसके बाद 1905 से लेके 1919 तक जो क्रम चला इसे कहा गया उग्रवादी या गर्मपंथी। और लास्ट में 1919 से लेके 1947 तक का जो चरण था इसे कहा गया गांधी। यानी कि इस युग के अंदर उदारवादियों और उग्रवादियों के अलावा एक व्यक्तित्व ऐसा था जिसने क्रमिक रूप से देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, और अंतिम रूप से 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, देश जब ब्रिटेन के चुंगल से बाहर निकला, तब तक इस आदमी ने निरंतर प्रयास करते रहे। अब इसके कई सारे तथ्य हैं। किसी आदमी के सकारात्मक पक्ष भी हो सकते हैं और नकारात्मक पक्ष भी हो सकते हैं। उसके सकारात्मक पक्ष गांधी जी के ज्यादा है, इसलिए राष्ट्रपिता इनको कहने में हमें गर्व होना चाहिए। क्लियर है बात? चलो, पूरा एक आदमी जिसके नाम पर पूरा युग इतिहास का जाना जाता है, 1919 से लेकर 1947 तक का पूरा एरा इतिहास के अंदर जो पूरा युग पढ़ा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के नाम पर पूरी राजनीति केंद्रित हो जाती है। यहाँ उदारवादियों का प्रभुत्व था और वहां उग्रवादियों का प्रभुत्व था। क्या डिफरेंट था वो भी सारी चीज समझा दूंगा, लेकिन इनके अलावा इनके अतिरिक्त इस देश के अंदर एक आदमी ऐसा था, एक ऐसा जननायक था जो शरीर से तो कमजोर था लेकिन मानसिक स्थिति से अगर उसको देखा जाए तो उससे ज्यादा शक्तिशाली भारत के अंदर कोई नहीं था। एक अकेला आदमी जिसने अंग्रेजों का ताबू दिला दिया, अंग्रेजों की जो जड़ें थी उन जड़ों को जो है वो इस आदमी ने खोखला कर दिया। इसीलिए एक आदमी के नाम पे इतिहास का पूरा जो है 1919 से लेकर 1947 तक का जो पूरा काल है वो जाना जाता है गांधी के नाम से। इतिहास में कोई ऐसा कोई काल है जो किसी आदमी के नाम से जाना जाता हो? जैसे कोई साम्राज्य के नाम से जाना गया प्राचीन भारत में, जैसे मुगल जो मौर्य साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य था, सातवाहन थे, कुषाण थे, हुन थे, जो भी थे। मध्यकाल के अंदर खिलजी थे, तुगलक थे, सैयद थे, लोधी थे, मुगल थे। लेकिन इनमें सब में अकबर का नाम भी नहीं है, अशोक का नाम भी नहीं है, इनके नाम पे कोई काल नहीं चला। लेकिन एक आदमी ऐसा था भारतीय राजनीति के अंदर जिसके नाम पर पूरे इतिहास का नाम क्या रख दिया गया उस कालखंड का? गांधी के नाम से। कोई ना कोई तो योगदान रहा होगा। इस योगदान को हम अगले चरण के अंदर देखेंगे। कांग्रेस की स्थापना होती है 1885, वहां से लेकर 1905 तक। कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे, उदारवादी यानी कि जो बड़ी सोच के जो लोग थे, उन उदारवादी नेताओं की जो विचारधारा थी उसी विचारधारा के आधार पर कांग्रेस ने काम किया। कांग्रेस के जो उस समय के नेता थे वो सारे उदारवादी नेता थे, जो नरमपंथी लोग थे। इन्होंने अंग्रेजों से जो नीति, अंग्रेजों के विपक्ष में जो अपनाई, वो नीति कौन सी थी कि अंग्रेजों को अपनी बातें मनवाने के लिए वार्षिक जो अधिवेशनों की जो है वो आयोजन करते थे। वार्षिक अधिवेशन आयोजन करेंगे, उसके अंदर एक प्रस्ताव पारित करेंगे, प्रस्ताव को उनके पास भेजेंगे। अब वो मानेंगे तो भी ठीक, नहीं मानेंगे तो हाथाजोड़ी करेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, प्रार्थना पत्र, अनुनय विनय की जो नीति है वो अपनाएंगे। ये कुल मिला के अंग्रेजों के लिए बड़े स्वामी भक्ति के साथ पेश आते थे अंग्रेजों के साथ में।
और अंग्रेजों के लिए इनके मन में एक अटूट विश्वास था और ये लगता था कि अंग्रेज जो है हमारे लिए सब कुछ सही कर रहे हैं और जो हमें चाहिए वो सिर्फ हम जो है वो संवैधानिक माध्यमों से लेंगे, अहिंसात्मक तरीके से लेंगे, इनसे लड़ झगड़ कर या इनका विरोध करके हम किसी चीज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये पूरा चरण जो है वो कहलाया आपका उदारवाद। यानी कि इस चरण में 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस की जो बागडोर रही वो उदारवादियों के हाथ में रही और कांग्रेस की जो नीतियां, कांग्रेस के जो कार्यक्रम, कांग्रेस के जो एजेंडे थे, इन्हीं की नीतियों से प्रभावित रहे, इन्हीं की विचारधारा से प्रभावित रहे। इसलिए 1885 से 1905 तक का जो सेपरेट एरा इंडियन नेशनल मूवमेंट में पढ़ा जाएगा वो होगा आपका उदारवादी चरण। ये बंदूक तमंचे की राजनीति नहीं करते थे, ये अनुनय विनय की नीति अपनाते थे कि अंग्रेज मान जाए तो ठीक है, अंग्रेजों के प्रति बड़ी ईमानदारी के साथ ये लोग पेश आए। लेकिन अंग्रेजों ने इनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना अपने फायदे के लिए की थी। लेकिन जब अंग्रेजों को पता चलने लगा कि जो चीज हमने अपने फायदे के लिए सेट की है अब वो धीरे धीरे उसका स्वरूप बदल रहा है और अब वो जो है वो हमारे खिलाफ मांगे कर रही है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें यहाँ से आज़ादी चाहिए, हमें इस तरीके की सुविधा चाहिए, इस तरीके का प्रशासन चाहिए, इस तरीके की राजनीति चाहिए। अब अंग्रेजों ने कांग्रेस के प्रति धीरे 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 जो है वो अपना पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज किया, अपना दृष्टिकोण चेंज कर दिया और धीरे धीरे कांग्रेस का विरोध करने ये लोग लगते हैं। लॉर्ड डफरिन कहता है कि कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जो अल्पसंख्यक जो वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व करता है। लॉर्ड कर्जन ने यह कहा इस कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस इस समय अपनी अंतिम सांसें ले रही है और मैं इसकी शांतिपूर्वक मृत्यु के अंदर अपना जो है वो योगदान देना चाहता हूं। लॉर्ड एल्गिन था, एल्गिन सेकंड ने कहा कि हमने ब्रिटिश साम्राज्य तलवार के दम पर बनाया है और तलवार के दम पर ही इसको बनाए रखेंगे, तुम मांगे करो, करे जाओ, हम एक भी मांग तुम्हारी मानने के लिए तैयार नहीं। वही कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने भी कांग्रेस के ऊपर जो है वो आक्रमण करना, बातों से आलोचना करना शुरू कर दी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि तुम ये जो साल भर में जो वार्षिक अधिवेशन करते हो इससे अंग्रेज हमारी नहीं सुनने वाले, हम यदि साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। लाला लाजपत राय ने कहा कि ये जो कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं ये अधिवेशन पढ़े लिखे भारतीयों का, शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है, 3-4 दिन आयोजित हो जाता है और खत्म हो जाता है, कोई मिलने वाला नहीं है। वही अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कि 3 दिन का तमाशा है, 3-4 दिन अधिवेशन चलता था। विपिन चंद्रपाल ने इसको याचना सभा कहा। तो इन लोगों ने यानी उदारवादियों ने बड़ी नरमाई के साथ जो मांगे अपनी मांगी, उदारवादी चरण चला, इनके मांगने के जो तरीके थे उनको इन उग्रवादियों ने कहा राजनीतिक भिक्षावृत्ति। क्या कहा? राजनीतिक भिक्षावृत्ति। और अब जब 1905 तक इनको कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई तो कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे नवयुवकों का, ऐसे जोशीले लोगों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने अब कांग्रेस के अंदर अपने पैर जमा लिए और इनकी विपरीत जो है एक नई नीति का पालन किया जो बिल्कुल गर्म जोशी की नीति थी, तो गर्मपंथी या उग्रवादी उससे कम हुआ। 1905 से लेकर 1919 तक का जो टाइम पीरियड चला इतिहास के अंदर उसे कहा गया उग्रवाद। क्यों स्टार्ट हुआ? स्टार्ट होने के कई कारण थे, लेकिन मेन कारण यह था कि उदारवादियों को विशेष सफलता नहीं मिली, इसलिए इनके विरोध के अंदर कौन लोग आ गए? उग्रवादी लोग। अब इन उग्रवादियों के अंदर, इन जोशीले नवयुवकों के अंदर कौन कौन थे? लालपाल पाल का नाम सुना है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, इन लोगों ने जो है वो इस आंदोलन का फिर आगे जाके नेतृत्व करना शुरू कर दिया। अब इस चरण के अंदर कई सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी, कई ऐसी राजनीतिक घटनाएं देखने को मिलेगी जिन्होंने आगे आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया, जहां से भारत के अंदर राष्ट्रीयता पनपने शुरू हो गई। 1857 की क्रांति से राष्ट्रीयता शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब जाके राष्ट्रीयता जो फलने फूलने लगी और अब जाके लोगों के मन में ये आ गया कि ये जो अंग्रेज हैं ये पूर्ण रूप से हमारे खिलाफ है, हमें शोषित कर रहे हैं, हमारा शोषण लगातार ये करते जा रहे हैं। रोज नई नीतियां आ रही है, रोज नए गवर्नर जनरल ब्रिटिश सरकार भेज रही है और गवर्नर जनरलों के साथ में क्या होता है कि कोई नई मशीनें लेके आ रहा है, कोई नई विचारधारा लेके आ रहा है, कोई उद्योगों को खत्म कर रहा है, कोई भारतीय विश्वविद्यालय उनको खत्म कर रहा है। तो कुल मिला के इन्होंने, अंग्रेजों ने जो गवर्नर जनरल भेजे वो साम्राज्य के विस्तार की दृष्टि से भेजे, और वो कहते हैं ना भूत मरते जनता जाता है, एक जाता था दूसरा आता था और दूसरा वो पहले वाले से खतरनाक होता था।
वो नई नीतियां लेके आता था। तो कुल मिला के अब अंग्रेजों के इस विपक्ष में भारतीयों को ये लगने लगा कि यदि एकजुट होकर काम नहीं किया गया, यदि जोशीले तरीके से अपनी मांगों को नहीं मनवाया गया, तो ये अंग्रेज इतने प्यार से संवैधानिक तरीकों से और क्रमिक विकास की दृष्टि से हमें स्वतंत्र नहीं करेंगे। क्लियर है क्या बात है? चले आगे चलो। तब 1905 से लेके 1919